स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने प्यारे चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स करेंगे हम बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए आरटी अकेडमी पर आपके साथ। हम क्लास 11 की फिजिक्स कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन चैप्टर है और एज पर बोर्ड सिलेबस आज आखिरी कहानी है और हम प्योर रोलिंग को खत्म कर रहे हैं। मतलब आज प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा दे दूंगा, हालांकि प्योर रोलिंग वगैरह आती नहीं है ना, कोर्स में है नहीं, बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। जो सस्ते से सवाल होते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के, या एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उससे रिलेटेड सवाल, एंगुलर एक्सेलरेशन का सवाल या मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सवाल वो पूछे जाते हैं, यहाँ से ज़्यादा नहीं। फिलहाल प्योर रोलिंग से पहले कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट को मैं आपको देना चाहता हूं, इसलिए हम शुरुआत कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन से करने वाले हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ये कार का पहिया है, वो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि ये कार का पहिया आगे चलता भी है और चलने की वजह होती है इसका गोल गोल घूमना, यानी इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है और इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है। ये घूमने वाली जो भी चीज है ये स्फीयर हो सकती है, ये सॉलिड स्फीयर हो सकती है, ये हॉलो स्फीयर हो सकती है, सॉलिड सिलेंडर हो सकती है, हॉलो सिलेंडर हो सकती है, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है। तो ये जो घूमने वाली चीज है वो सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। आपको पता है सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क के जैसा होता है, दोज आर आइडेंटिकल, और हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग के जैसा होता है, इसलिए वो भी आइडेंटिकल। तो रोलिंग के अंदर इन्हीं के सवाल पूछे जाते हैं। फिलहाल आप इनको आगे चलते देखें, कैसे चलता देखेंगे आप इस तरह से। साइज पर बहुत फोकस ना करें कि छोटे बड़े बन रहे हैं या क्या हो रहा है, ध्यान दें कि घूमते हुए पार्टिकल से मतलब है, उसी पर हमें फोकस करना है कि पार्टिकल घूम रहा है और चल रहा है। मैंने कई सारे डायग्राम्स बना दिए हैं, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो पार्टिकल हमारे पास बॉटम लाइन पे मौजूद है, जिसे हम पी पॉइंट बोल रहे हैं, इसके घूमने और आगे चलने की वजह से ये पी पॉइंट का पार्टिकल कभी यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया और फिर वापस नीचे आया। तो आप पाएंगे कि ये जो इसका रास्ता था वो कुछ इस प्रकार का रहा। दिस इज नॉट पैराबोला, दिस इज सिंपली अ साइक्लॉइड पाथ। ये जो पाथ है ये साइक्लॉइड पाथ है। कौन सा पाथ है भैया? साइक्लॉइड पाथ। ध्यान दे क्या हो रहा है, हम लोगों ने अगर कभी देखा हो तो ये पॉइंट जो है वो अपनी जगह पे ऐसे घूमेगा और ऐसे आगे जाएगा, इस तरह से। मैं येलो वाला बना रहा हूं, उसको मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन में राइट में दिखाया है। ये एक ही प्लेन पे चल भी रहा है और एक ही प्लेन पे घूम भी रहा है। ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन का कॉन्सेप्ट है। इसे समझने का क्या तरीका है, इस कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन को दो हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। एक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये ट्रांसलेशन मोशन की कैटेगरी में आएगा। सेंटर ऑफ मास तो इसका सिर्फ आगे जा रहा है, वो तो नहीं घूम रहा। दूसरा रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी इसके रोटेशन को आप ऑब्जर्व करें सेंटर ऑफ मास पर बैठकर, और सेंटर ऑफ मास पर बैठ के इसका रोटेशन चेक करें, और ग्राउंड पर आकर सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन चेक करें, और दोनों को मिलाकर रिपोर्ट करते हैं तो आप बता देंगे कि बॉडी का कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन कैसा है। ध्यान रखें इस बात का, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन को ग्राउंड फ्रेम से पूरी तरह पढ़ना मुश्किल काम है, इसलिए क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्व करेंगे ग्राउंड से, वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, और रोटेशनल मोशन को ऑब्जर्व करेंगे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से, तो प्योर रोटेशन हो जाएगा। प्योर रोटेशन तो हम पढ़ के आए, आसानी से बात बन जाएगी। चलो, कुछ क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम CTR कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में पढ़ा करते हैं, जैसे वेलोसिटी की बातें हम कर रहे हैं। एक व्हील है, एनवीसी की व्हील जो है वो घूमते घूमते आगे भी चल के आ रहा है। मान लीजिए कि ये व्हील आगे v वेलोसिटी से और ओमेगा वेलोसिटी से जा रहा है, घूम रहा है, और फिर यहाँ पर आपको जो रेडियस है वो r दिखाई दे रही है व्हील की।
इट में बी डिस्क, सिलेंडर, व्हाटएवर, हाँ सबके सब घूमने वाली चीजें देखनी। आप क्या करें बेटा, इस पूरे डायग्राम को, इस पूरे सिनेरियो को दो हिस्सों में तोड़कर सोचने की कोशिश करें। पहली जो चीज है बच्चा वो है कि हम ये देखें कि ये सिर्फ सेंटर ऑफ मास का मोशन है, यानी कि इसकी v वेलोसिटी। और अगर सेंटर ऑफ मास वाले पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो फिर सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सारे के सारे पार्टिकल की एक लीनियर वेलोसिटी होगी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की दिशा में ही होगी। इधर इसको देखें तो ये भी इधर, इसको देखें तो ये भी इधर, इसको देखें तो ये भी इधर, एंड ऑल पार्टिकल्स विल हैव वेलोसिटी v v v v। हम इसका रोटेशन चेक नहीं कर रहे। दूसरा, सेंटर ऑफ मास पर बैठकर इसका प्योर रोटेशन चेक करना। प्योर रोटेशन चेक करने का मतलब अगर ये आदमी ओमेगा से घूम रहा है तो इस पार्टिकल की आगे वेलोसिटी होगी ओमेगा आर, इस पार्टिकल की टेंजेंट वेलोसिटी होगी ओमेगा आर, इस वेलोसिटी के पीछे की तरफ वेलोसिटी होगी पार्टिकल की ओमेगा आर, यहाँ के पार्टिकल की अपवर्ड वेलोसिटी होगी ओमेगा आर। और अगर इन दोनों को जोड़ दें, एक साथ देखने लग जाए कि सारे पार्टिकल आगे भी आ रहे हैं सेंटर ऑफ मास के साथ और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में घूम भी रहे हैं, तो हम टोटल वेलोसिटी वहां पर बता पाएंगे। तो मैं आपको टोटल वेलोसिटी यहां पर बताता हूं। देखें, देखना बच्चा, हमने कहा कि ये पार्टिकल सेंटर ऑफ मास की एक वेलोसिटी v ले रहा था और ओमेगा आर वेलोसिटी रोटेशन की ले रहा था। ये रहा v वेलोसिटी और आप पाएंगे कि ये रही ओमेगा आर वेलोसिटी। यहाँ पर v वेलोसिटी बेटा आगे और ओमेगा आर वेलोसिटी बेटा पीछे। यहाँ पर v वेलोसिटी बेटा आगे, ओमेगा आर वेलोसिटी बेटा पीछे। और ये काम आप लगभग सारे पार्टिकल्स पर कॉपी पेस्ट चिपका सकते हैं, अलग अलग एंगल्स पे बातें बनती चली जाएंगी। अब देखें, यहाँ से इसको ऐसे जोड़ देना चाहिए। जब आप बेटा जोड़ देंगे तो नेट वेलोसिटी कुछ इधर की तरफ आएगी। ये पहले पार्टिकल की बात हमने की। यहाँ पर देखोगे तो v नेट का मतलब तो डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं, यानी कि v प्लस ओमेगा आर। यहाँ पर अगर आप v नेट की चर्चा करने लग जाओ तो आएगा v माइनस ओमेगा आर। अच्छा, इस वाले को देखो तो फिर से आप यही कहोगे कि यहाँ पर तो हमें वेक्टर सम निकाल लेना चाहिए, यानी कि v नेट, ठीक है ना। अब ये v नेट जो भी होगा वो अंडर रूट v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बनने वाला है, वो तो वेक्टर फॉर्मेट से निकल रहा है। बट दिस इज what we call as velocity of particles in combined translation and rotation motion। इस तरह से हम velocities लिखा करते हैं। ठीक, अगली बात बताओ, एक्सेलरेशन की बातें करें। चलो एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन खुद भी वैसा ही है जैसा हमारे लिए वेलोसिटी थी। प्रॉब्लम कोई नहीं है। ये हमारा पार्टिकल है, इसका सेंटर ऑफ मास आगे v वेलोसिटी से जा रहा है, a एक्सेलरेशन से जा रहा है और ये घूम रहा है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से। मैं इसके दो टुकड़े बेटा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक ये और एक ये। इस तरह से एक में हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन एज्यूम करेंगे और एक सेंटर ऑफ मास पर बैठकर ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन को भूलकर सिर्फ और सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन एज्यूम करेंगे। इसमें आप ऐसा पाएंगे कि इस पार्टिकल का भी आगे की तरफ एक्सेलरेशन a ही है, इस पार्टिकल का भी एक्सेलरेशन a ही है, इस पार्टिकल का भी, क्योंकि अब तो ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, हम ग्राउंड से देख रहे हैं इसे कि वो ट्रांसलेशन ही कर रहा है, पूरी बॉडी को सेंटर ऑफ मास का ही सारा सीन दे रखा है। यहाँ पर देखिए बेटा, तो यहाँ का पार्टिकल नीचे अल्फा इंटू आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्वायर कर रहा है, ऊपर की तरफ अल्फा इंटू आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ पर अल्फा इंटू आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ पर देखोगे तो अल्फा इंटू आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इन दोनों को क्लब करके अगर मैं यहाँ चीजें लिखने आ जाऊं तो आपको पता चलेगा आगे a नीचे अल्फा आर, यहाँ देखोगे तो आगे a और पीछे अल्फा आर, यहाँ देखोगे तो आगे a ऐसे ऊपर अल्फा आर, यहाँ देखोगे तो आगे a और आगे की तरफ ही अल्फा आर ये आ रहा है। अब आप अगर नेट वेलोसिटी लिखने के इच्छुक हैं, नेट एक्सेलरेशन लिखने के इच्छुक हैं, तो आप नेट एक्सेलरेशन वेक्टर समेशन से लिख सकते हैं a नेट, और इसका a नेट मैं लिख कर दे देता हूं क्योंकि 90 डिग्री पे है, इसलिए a स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। बाकी जहां जहां 90 डिग्री ना हो 2a अल्फा आर इंटू कॉस थीटा लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो a प्लस अल्फा आर डायरेक्ट है, यहाँ देखेंगे तो a माइनस अल्फा आर है, और यहाँ भी वही पुरानी कहानी है जैसे यहाँ की है कि ये है तुम्हारा a नेट। इस प्रकार से नेट एक्सेलरेशन डिफरेंट पार्टिकल्स का
हम देख सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम देखें कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में इसका एक प्रॉपर प्रूफ होता है मोमेंट ऑफ मास के टर्म में। मैं उस प्रूफ पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारे सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, समय कम बचा है, हमें बहुत बड़ा कोर्स कवर करना है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। लेकिन ध्यान रखें कि अगर कोई बॉडी जिसका सेंटर ऑफ मास v सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, साथ ही साथ इस बॉडी का कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी है व्हिच इज सेड टू बी ओमेगा, तो अगर आप इसका लीनियर मोमेंटम चेक करेंगे तो इसके ओमेगा से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टोटल मास इनटू VCOM सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, यानी सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर मोमेंटम होगा वही लीनियर मोमेंटम बेटा हमारे इस पार्टिकल का कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में होने वाला है, प्रोवाइडेड आप गलती से भी इसके ओमेगा के चक्कर में ना पड़ जाएं। लीनियर मोमेंटम हमेशा VCOM से ही निकाला जाता है, मैं बोल रहा हूं बार-बार, इसका एक प्रूफ होता है, किताबों में दिया होता है, आप गो थ्रू भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। मान के चलें कि जो ओमेगा के टर्म से वेलोसिटीज आती हैं उनका मोमेंट ऑफ मास खत्म हो जाता है। खैर बेकार की बात है, ये फैक्ट याद रखना है, ये सारे फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक, अच्छी बात है। यानी अगर मैं आपको एक सवाल दे दूं कि इस तरह से कार का पहिया है, जो पहिया शायद 10 किलोग्राम का मान लेते हैं, आगे की तरफ 2 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था और यहाँ पर 1 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से घूम भी रहा था, तो बताओ कि इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला बनेगा टोटल मास इनटू लीनियर स्पीड आई कैप, मैं लिख दे रहा हूं, तो 20 आई कैप इज द लीनियर मोमेंटम। मुझे इसके रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीनियर मोमेंटम ही ऐसा टर्म है जिसमें ट्रांसलेशन से मतलब है, रोटेशन से नहीं। बाकी चीजों में तो कहानी बदल जाएगी। आगे देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज। काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। मान लीजिए कि आपके पास एक पहिया है, जो पहिया आगे जा रहा है किसी v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से और घूम रहा है किसी ओमेगा से। ये ओमेगा और v टाइम के साथ वेरी भी कर सकती हैं, लेकिन बदलती हुई ओमेगा और v के सामने हमने क्लिक की फोटो, और क्लिक्ड फोटो में टाइम रुक चुका है। इस इंस्टेंट पे हम ये मान रहे हैं कि VCOM और ओमेगा रफ्तार से जा रहा था। इसका मोमेंट ऑफ मतलब मास जो है वो m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अगर ये बॉल है तो बॉल कैसी सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 mr², हॉलो स्फीयर है तो 2/3 mr², और अगर ये डिस्क है तो mr²/2, अगर रिंग है तो mr²। इस तरह से इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बदलते रहेंगे, प्रोवाइडेड कि उसकी शेप एंड साइज कैसा है। फिलहाल अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल की बातें करने लग जाऊं तो दो प्रकार की टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरी बॉडी में पाई जाएंगी। एक काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ट्रांसलेशन की होगी, और दूसरी काइनेटिक एनर्जी बच्चा हम जो पाएंगे वो रोटेशन की पाएंगे। ठीक है ना, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, इन दो चीजों की काइनेटिक एनर्जी बच्चा हमारे पास पाई जरूर जाएगी। अच्छा, दो चीजों की काइनेटिक एनर्जी के अंदर हम अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल लिखने लगे तो क्या लिखेंगे? तो हम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे m टोटल इनटू सेंटर ऑफ मास की लीनियर स्पीड का स्क्वायर, और अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लिखें तो हम लिखेंगे हाफ I ओमेगा स्क्वायर, वेयर प्रोवाइडेड कि I जो है वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखा गया। मैंने पहले ही आपको बोला था कि जितनी भी चीजें कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में पढ़ने को मिलेंगी वो सारी कुछ इस प्रकार से मिलेंगी कि आप सेंटर ऑफ मास को ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करें और रोटेशनल मोशन को सेंटर ऑफ मास पर बैठ के ऑब्जर्व करें। तो सेंटर ऑफ मास को हम ग्राउंड पर बैठ के ऑब्जर्व करके हाफ m टोटल VCOM स्क्वायर की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ I ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, प्रोवाइडेड जो ओमेगा और I है वो सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में लिखी गई हैं। यानी सेंटर ऑफ मास वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे रोटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एनसीईआरटी में इधर उधर का फर्जी डेटा ना देते हुए डायरेक्ट ये बात समझाइए कि जितने भी केसेस हैं उनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वो याद हो जाएगा। तो ना सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आसान है बल्कि आगे के सारे कॉन्सेप्ट आसान हो जाते हैं। फिलहाल मैं प्योर रोलिंग पे आता हूं कि प्योर रोलिंग कहते किसे। आओ देखो, मान लो कि यहां पर एक बॉक्स है, इस पर रिंग डिस्क व्हाटएवर जो भी है घूम भी रहा है और चल भी रहा है, और फ्रिक्शन अवेलेबल, ध्यान रखना फ्रिक्शन इज नॉट जीरो। अगर फ्रिक्शन जीरो होगा तो बॉडी किसी भी तरह से प्योर रोल नहीं कर पाएगी।
बॉडी को प्योर रोलिंग कराने का काम फ्रिक्शन ही करता है, फ्रिक्शन ना हो तो प्योर रोलिंग हो ही नहीं सकती। अच्छा, सत्य बात है। देखो मानो कि ये जो है ना, ये आगे की तरफ v से चल रहा है और घूम रहा है ओमेगा से। ये जो परपेंडिकुलर दूरी है बेटा ये r है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये और ये, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, तो a एंड b आर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये जो बॉल ऊपर है और नीचे का जो प्लैंक है, इनके जो पॉइंट्स कांटेक्ट में है, प्लैंक में वो पॉइंट B है और जो बॉल है उसमें पॉइंट A है, ऐसा कुछ। और मैं ये मान रहा हूं कि आगे की दिशा में ये V प्राइम वेलोसिटी से जा रहा है। प्योर रोलिंग का मतलब ये है, जब कहा जाए कि प्योर रोलिंग हो रही है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि बॉडी घूम भी रही है और चल भी रही है, परंतु कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही। नो स्लाइडिंग, किसी प्रकार का घिसाव नहीं है, स्लाइडिंग नहीं है। अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही तो इसका जो शुद्ध मतलब है, ध्यान दीजिए, इसका बिल्कुल प्योर मतलब ये है कि ये जो A पॉइंट है जो बॉल में है, जो B पॉइंट है जो प्लैंक में है, इनकी आगे की तरफ की जो वेलोसिटीज होंगी वो सेम होंगी। क्योंकि अगर इनकी वेलोसिटी सेम ना हुई तो फिर कोई एक तेज चल रहा होगा, कोई धीमे चल रहा होगा, तो कांटेक्ट पॉइंट हमेशा स्लिप करने लग जाएंगे। प्योर रोलिंग की कंडीशन हमेशा ध्यान रखना बेटा कि सबसे पहला जो नाम आएगा प्योर रोलिंग में वो आएगा नो स्लाइडिंग। नो स्लाइडिंग का मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहना चाहिए। A and B are at rest with respect to each other। प्योर रोलिंग कंडीशन ये, अगर प्योर रोलिंग कंडीशन ये है तो दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। सेम वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर मैं इस अपने बॉल को बनाऊं तो बॉल को देखना बेटा, ट्रांसलेशन की वजह से v इसकी वेलोसिटी है और ओमेगा की वजह से देखोगे तो ओमेगा इनटू r पीछे वेलोसिटी है। तो जो नेट वेलोसिटी इस पॉइंट की बनती है वो बनती है v माइनस r ओमेगा। और अगर इस नेट वेलोसिटी को देखें तो ये नेट वेलोसिटी नीचे वाले के बराबर होनी चाहिए। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो नेट वेलोसिटी है हमारे इस बॉटम पॉइंट की, ये प्लैंक की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए फॉर प्योर रोलिंग, क्योंकि तभी किसी प्रकार की स्लाइडिंग नहीं होगी। यानी v माइनस r ओमेगा इक्वल टू v1। ये हमारी कंडीशन निकल आई। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुनकर, अच्छा लगेगा ही, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं जरा इसी को डुप्लीकेट करता हूं, ठीक। अब मैं आपको ये सारा कुछ इरेज करके बताता हूं। अब ध्यान देना, कोई बच्चा कहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, इस बात की क्या गारंटी? हो सकता है इसके पास कोई एक्सेलरेशन हो सकता है इसके पास कोई एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है इसके पास भी कोई एक्सेलरेशन हो। तो फिर वही बात कि अगर एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में सेम ना रहे तो अभी वेलोसिटी भले ही सेम है, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के एक्सेलरेशन बदलने की वजह से, चेंज अलग अलग होने की वजह से दोनों की वेलोसिटीज में अंतर आ जाएगा और प्योर रोलिंग नहीं होगी, स्लाइडिंग होने लग जाएगी। इसलिए क्या, इसलिए ये कि अगर हमारा सेंटर ऑफ मास a एक्सेलरेशन से और रोटेशन अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से हो रहा है तो कांटेक्ट वाला पॉइंट आगे a से और पीछे अल्फा r से जाएगा। और अगर हम इस a नेट को देखने लग जाए बॉटम पॉइंट के तो हम लिख रहे होंगे a माइनस r अल्फा, और a माइनस r अल्फा ये हमने कांटेक्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन लिखा। और तुम ये जानते हो कि अगर नीचे वाले पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन इस प्लैंक के कांटेक्ट पॉइंट से मैच नहीं करता है, बिल्कुल बराबर नहीं होता, तो प्योर रोलिंग नहीं होने वाली। इसका मतलब a नेट की जगह आप लिखेंगे a माइनस r ओमेगा इक्वल टू a प्राइम। दो फॉर्मूलाज आपके दिमाग में सेटल रहने चाहिए, एक v की कंडीशन और एक a की कंडीशन। ये अगर नहीं है दिमाग में तो बात बनेगी नहीं। अच्छा आगे चलो, when the base surface is at rest। अब वो केस है जो हमारे कोर्स में होता है, क्योंकि नीचे का प्लैंक हमेशा चलता नहीं दिखेगा। हम बॉल को लुढ़काएंगे तो जमीन पर लुढ़काएंगे, किसी इंक्लाइन पे लुढ़काएंगे, अब जमीन इतनी रिजिड है कि वो चलने नहीं वाली। तो 99% केसेस में हमें जो सवाल मिलेगा उसमें नीचे वाली सरफेस चलेगी नहीं। नीचे वाली सरफेस नहीं चलेगी का मतलब नीचे वाली सरफेस की वेलोसिटी और नीचे वाले सरफेस का एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहने वाला है, जीरो। तो प्योर रोल की कंडीशन में हमने देखा था a माइनस r ओमेगा बराबर a प्राइम और v माइनस
आर ओमेगा नहीं सॉरी आर अल्फा इक्वल टू ए प्राइम और v माइनस आर ओमेगा इक्वल टू वी प्राइम। आप जानते हो कि इसे जीरो होना चाहिए क्योंकि हम कह रहे हैं कि बेस वाली सरफेस जो है वो रेस्ट पर है और जमीन तो चलती नहीं है, इस वजह से a की वैल्यू जो है वो आर अल्फा के बराबर आ जाती है और v की वैल्यू जो है वो आर ओमेगा के बराबर आ जाती है। और ये वो दो कंडीशंस हैं जो किताबें आपको लिख कर देती हैं पर इसका पूरा सच नहीं बताती हैं कि यार ये a इक्वल टू आर अल्फा प्योर रोलिंग की कंडीशन है, v इक्वल टू आर ओमेगा प्योर रोलिंग की कंडीशन है, लेकिन ये तब है जब बेस सरफेस ना चलती हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हाँ एकदम सच बात है। अब ध्यान दें, किस व्यक्ति का स्पीड ज्यादा रहेगी, कौन तेज चलेगा कौन धीमे चलेगा। मान लीजिए एक सवाल इस प्रकार का पूछा जाता है, मैं आपको, वैसे मेरा मन तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन ऐसा करा दूं तो आपको अच्छा फील होगा कि हाँ कुछ करा दिया, जैसे ये ठीक है पोजीशन। अगले लेक्चर में ही लेने का मन था लेकिन फिर भी कर लेते हैं। मान लीजिए कि भाई साहब जो है कोई बॉल है, ठीक, यहां से ये घूम रहे हैं, मतलब आगे चल भी रहे हैं और गोल गोल घूम भी रहे हैं, v, a, ओमेगा, अल्फा, इस तरह से। और ये कहा जा रहा है कि ये सॉलिड स्फीयर हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है और ये रिंग हो सकता है, ये डिस्क हो सकता है। रिंग और हॉलो सिलेंडर और डिस्क और सॉलिड सिलेंडर एक जैसे होते हैं क्योंकि इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है। मैंने सारे केसेस में मास बराबर लिया। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बातें करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड का है 2/5 mr², हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/3 mr², रिंग और हॉलो सिलेंडर का जो है वो है mr² और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है mr²/2। आप देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो रिंग या हॉलो सिलेंडर का है, उसके बाद जो है वो हॉलो स्फीयर का है और उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का है और सबसे छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सॉलिड स्फीयर का है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अगर यहाँ प्योर रोल हो रहा है तो करा कौन रहा है, ग्रेविटी करा रही है और फ्रिक्शन करा रहा है। अच्छा, सबका मास और सबकी रेडियस बराबर ली है, हाँ, एक बार मैंने सॉलिड स्फीयर लिया, एक बार मैंने हॉलो स्फीयर लिया, एक बार मैंने रिंग ली, एक बार मैंने डिस्क ली, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर ये ली, और फिर ये कहने की कोशिश की कि मास और रेडियस अगर मैंने इनके बराबर ले रखे हैं तो बताइए कि कौन बॉटम पे सबसे पहले पहुंचेगा और किसकी बॉटम पे रफ्तार सबसे ज्यादा होगी। तो आप जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू आर अल्फा, सॉरी क्या लिख रहा हूं, ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर, यानी कि v इक्वल टू आर ओमेगा। और इसी प्रकार से आप लिखेंगे a इक्वल टू आर अल्फा। और जिस प्राणी का अल्फा ज्यादा होगा उस प्राणी की आखिरी की स्पीड भी ज्यादा होगी। ओमेगा ज्यादा होने से v ज्यादा होगा तो v ज्यादा होने से समय कम लगेगा। अब आप जानते हैं कि टाउ इक्वल टू आई अल्फा नाम की चीज होती है। अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट बैठे तो देखिए फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास से जो ग्रेविटी है उसका वेट टॉर्क खत्म हो जाता है, नॉर्मल का भी टॉर्क खत्म हो जाता है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, फ्रिक्शन का टॉर्क बेटे रह जाता है। फ्रिक्शन का टॉर्क हर बार बराबर है, चाहे कोई भी केस ले लो। तो इसमें जिस आदमी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, टॉर्क सेम होने की वजह से उसका अल्फा ज्यादा आएगा, जिसका अल्फा ज्यादा आएगा उसका ओमेगा ज्यादा होगा, उसका वी ज्यादा होगा, उसका टी कम लगेगा। अब अगर मैं कहूं कि ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कौन व्यक्ति सबसे कम समय ले रहा है तो मैं सारी चीजें लिख देता हूं दोबारा से। सबसे कम समय हमारा ये सॉलिड स्फीयर ही लेगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, उसका अल्फा ज्यादा, उसको समय भी कम लगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो समय भी कम लगेगा, जल्दी पहुंच जाएगा। अच्छा, इसका ओमेगा ज्यादा होगा, ओमेगा या वी किसका ज्यादा होगा तो हम लिखते हैं v ऑफ रिंग या हॉलो सिलेंडर, v ऑफ हॉलो स्फीयर या v ऑफ डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर या v ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो हम जानते हैं कि
मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का सबसे कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का सबसे कम, तो लॉजिकली सबसे ज्यादा उसकी स्पीड हो जाएगी अल्फा ज्यादा होने की वजह से। जो केस हमने v में पढ़ा या ओमेगा में पढ़ा, वही केस बच्चा हम एक्सेलरेशन में भी पढ़ सकते हैं। एक्सेलरेशन भी सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर का होगा। तो पूछा जाता है कि हमने सब कुछ एक साथ छोड़ा हुआ है, तो बताइए कौन तेजी से नीचे जाएगा, कौन ज्यादा तेज नीचे जाएगा, वगैरह वगैरह। तो आप इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेटा का इस्तेमाल करके, या ये कह लो कि इस डेटा का सहारा लेकर ये बता सकते हैं कि सबका मास और रेडियस बराबर ली हुई, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है उसका अल्फा सबसे ज्यादा है, जिसका अल्फा सबसे ज्यादा है उसका ओमेगा सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम समय भी उसे पहुंचने में लगेगा। तो सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा, हॉलो स्फीयर जो है वो बहुत बाद में पहुंचेगा, डिस्क सेकंड नंबर पे, हॉलो स्फीयर थर्ड नंबर पे, और रिंग सबसे आखिरी में पहुंचेगी। क्लियर है मेरी बात? एकदम लॉजिकल है। और ये वो प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम आपके पेपर में आती है। तो मैंने एक सिलेक्टेड प्रॉब्लम कराई है जो आपके बोर्ड के पेपर में, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में रोटेशन के पार्ट में आएगी ही आएगी, और जो मैं बोल रहा हूं यही आएगी। आपको अगर ऐसे लिखना आता है तो बिना किसी ज्यादा नौटंकी के, ज्यादा स्टेटमेंट बनाए, अगर आप ये डेटा रिप्रेजेंट करते हैं और फिर ऐसा लिख देते हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई टीचर नहीं काटने वाला। आपको स्कूल एग्जाम से मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे आज अपनी कहानी को हम खत्म करना है, इसके आगे हम खेलेंगे नहीं आज, ठीक? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोटेशन मोशन यहाँ से हम समाप्त कर रहे हैं, खत्म करते हैं रोटेशन को। इसके बाद जो बातें आएंगी वो ग्रेविटेशन की, इलास्टिसिटी और फ्लूइड की आएंगी। तो फिलहाल आज के लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। छोटा लेक्चर है आज का, बड़ा नहीं है। कारण ये है कि रोटेशन मोशन जो है वो खत्म हो गया है। अब खत्म हो गया है तो फिर समाप्त ही कर देते हैं। आरटी अकेडमी पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंद्रजीत सिंह मेरा नाम है, और पूरे सिलेबस को ध्यान से पढ़िए हमारे साथ, और जो इस बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा आपके एग्जाम में वही आएगा, इसलिए हमें फॉलो करते रहिए। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। टिल देन थैंक यू।